एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वंदे मातरम 2.0 में। तो आज के इस सीरीज में हम कवर करने वाले हैं चीनी लेखक के बारे में। कल पिछली वीडियो में हम यूनानी रोमन लेखक का कंप्लीट डिस्कशन कर चुके हैं, तो आज की बारी है चीनी लेखक की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला नंबर पे फाहियान आया था। यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। यानी फाहियान आपका चीनी लेखक है, फेमस लेखक है, कह सकते हो फाहियान। ये नाम फेमस है, आपको ये पॉइंट आपका नोट किया जाएगा, यानी ये आपका नोट कर सकते हैं कि फाहियान आपका कौन सा था। और चीनी आया, ये चीनी मतलब चीनी लेखक था। तो ये चीनी यात्री गुप्त नरेश की चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया है और यह 14 वर्षों तक भारत में रहा है। तो ये कितने वर्षों तक, यानी टोटल 14 वर्षों तक ये आपका भारत में रहा है। उसके बाद सेकंड लेखक जो आए थे वो संयुगन थे। यह 518 ईसा पूर्व में आया था। 518 ईसा पूर्व में भारत में आया। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की थी। उसके बाद यानी ये आपका जो संयुगन था, ये ज़्यादा नाम मिलता नहीं है। फाहियान आपका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको नोट कर लेना फाहियान। उसके बाद ह्वेनसांग, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपका ये भी चीनी यात्री था, चीन से आया था, चीनी लेखक था, कह सकते हो। तो ये ह्वेनसांग, अब यहाँ पे पॉइंट ये नोट किया जाएगा कि ये इसमें से क्वेश्चन आपके लगभग पूछे जा चुके हैं। तो ह्वेनसांग ये आपका कौन सा था, यह हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट किया जा चुका है कि ह्वेनसांग किस राजा के शासनकाल में आया था। तो ये राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ह्वेनसांग 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम भारतीय राज्य कपिसा पहुंचा। यानी यहाँ से 3 क्वेश्चन आपके बन चुके हैं। पहला तो ह्वेनसांग किस राजा के दरबार में आया था, तो हर्षवर्धन के दरबार में आया था। और कभी आया था ये, तो 629 ईसा पूर्व में आया था। उसके बाद यहाँ पे भारत में 15 वर्षों तक ठहरकर 645 ईस्वी में चीन लौट गया। वह बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। यानी नालंदा विश्वविद्यालय से आपका शिक्षा ग्रहण करने, अध्ययन करने और यहाँ से बौद्ध ग्रंथों को एकत्र करने के लिए आया था वो। इसका भ्रमण वृत्तांत सियूकी नाम से प्रसिद्ध है। इसका जो भ्रमण वृत्तांत है ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट, कल मैंने बताया था कि जितने पॉइंट आपके पिंक कलर से लिखे हैं मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट हैं। तो आपका ये सीयूकी नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। यानी सीयूकी में 138 देशों का विवरण मिलता है। यानी चीनी लेखक इंडिया में है, भारतवर्ष में है, इससे पहले ये कहीं कहीं और गया था। तो उस वृत्तांत में इसकी सारी 138 देशों का विवरण मिलता है। इसने हर्षकालीन समाज धर्म तथा राजनीति के बारे में वर्णन किया है। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। इसके अनुसार यानी उसने अपने पुस्तक में वृत्तांत में कहा है कि सिंध का राजा उस टाइम पे क्या था, शूद्र था। कौन था, शूद्र था। ह्वेनसांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया। अब यहाँ पे नोट पॉइंट बनता है, इसका नोट पॉइंट यानी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट होगा। ह्वेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभद्र, यानी जब ह्वेनसांग अध्ययन कर रहे थे नालंदा विश्वविद्यालय में, तो उस टाइम पे नालंदा विश्वविद्यालय का जो कुलपति वो कौन थे, आचार्य शीलभद्र थे। कौन थे आपके, आचार्य शीलभद्र। तो आचार्य शीलभद्र थे। यह विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। यानी किसके दर्शन के लिए, बौद्ध दर्शन के लिए यह विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था। उसके बाद कौन सा आया था, तो 4th नंबर पे है इत सिंह। यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय यानी नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया है। आगे एक पॉइंट में हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद वहाँ पे कंप्लीट हुआ आपका चीनी लेखक। तो आपको कौन से थे, फाहियान थे और जो आपका संयुगन थे। और उसके बाद कौन था, संयुगन हो गए, ह्वेनसांग हो गए, यानी इत सिंह। तो आपका यहाँ से फाहियान ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है कि यहाँ पे आपका फाहियान हो गए मोस्ट इंपोर्टेंट, ह्वेनसांग हो गए। उसके बाद आपका इत सिंह का थोड़ा देख लेना, कि ह्वेनसांग ये पूरा आपका ये आपका एक बार दोबारा रिवीजन कर लेना आप यहाँ से। उसके बाद आते हैं अरबी लेखक। ये कौन कौन से अरबी लेखक कहाँ कहाँ से आए थे। तो इसमें एक ही नाम मिलता है आपका, एक नाम के आगे भी मिलते हैं, आगे हैं शायद इसमें के, यानी इसमें के हैं आगे, ये रहा आपका इबन बतूता था। और इसमें आपका एक पहला अल बरूनी। तो अरबी लेखक कौन था, अल बरूनी पहला था, ये भी फेमस है आपका।
तो यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अल-बरूनी के साथ, हाँ ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट बनता है कि महमूद गजनवी भारत में आक्रमण कर चुका है 16-17 बार, जो कि फेमस है। उसके साथ ये अल-बरूनी लेखक के साथ महमूद गजनवी भारत में आया था। अल-बरूनी ख्वारिज्म या खीव आधुनिक तुर्कमेनिस्तान का रहने वाला था, यानी जो आज के नाम से तुर्कमेनिस्तान फेमस है, तो वो खारक्यू या खीव कहते थे, तो ख्वारिज्म या खीव आधुनिक तुर्कमेनिस्तान का रहने वाला था। अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताब उल हिंद, अरबी में लिखी गई उसकी किताब है क्या, किताब उल हिंद या तहकीक हिंद, यानी किताब उल हिंद या तहकीक हिंद, भारत की खोज इसे ब्रैकेट में कहा गया। यानी उसकी भाषा में किताब उल हिंद या तहकीक हिंद का मतलब भारत की खोज था। आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है और यह एक विस्तृत ग्रंथ है, यानी ये ग्रंथ है आपका जो आपका इन्होंने लिखा था, ये किताब उल हिंद या तहकीक हिंद, जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भारतोल तथा मापन विधियों, मूर्तिकला, कानून, माप यंत्र, विज्ञान आगे आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है। इसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। उसके बाद सेकंड नंबर पे है इब्न बतूता। तो अभी आपका कौन से लेखक थे, आपके अरबी लेखक थे, इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया है, या इसका वृत्तांत जिसे रेहला कहा जाता है। इब्न बतूता का जो वृत्तांत है वो रेहला के नाम से प्रसिद्ध है। और 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारियाँ देता है ये जो आपका रेहला इनका वृत्तांत है। 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने इससे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त कर दिया था। इब्न बतूता पूछा जा सकता है कहाँ का न्यायाधीश रह चुका है, तो आपका वो दिल्ली का, यानी किसने उसको यानी अपॉइंट किया था, तो सुल्तान, दिल्ली के सुल्तान उस टाइम पे कौन थे, मोहम्मद बिन तुगलक इन्होंने किया था। उसके बाद आगे अन्य लेखक यानी अरबी लेखक हो गया, चीनी लेखक हो गया, यूनानी रोमन लेखक हो गए। अब आगे की बारी यानी अन्य लेखक जो आए थे, तरह तरह के लेखक आए थे। अब कहाँ तक डिस्कस करेंगे हम, तो अन्य लेखक के बारे में आपको पहला तारानाथ, या एक तिब्बती लेखक था, यानी आपका ये भी डिस्कस कर सकते हैं कि ये तारानाथ ये कहाँ का था, एक तिब्बती लेखक था। इसने कंग्योर तथा तंग्योर नामक ग्रंथ की रचना की। कंग्योर और तंग्योर ये पूछा जा सकता है, दोनों एक तरीके से लगते हैं ना, होमोनियम सिनोनियम टाइप के। तो तारानाथ ये कंग्योर तथा तंग्योर नामक ग्रंथ की रचना इसने की थी, तो तारानाथ ने की थी। इनसे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। इसके बाद सेकंड नंबर पे मार्को पोलो आए थे। इसका एक चैप्टर भी था आपका क्लास 9th में मार्को पोलो के नाम से, तो यानी मार्को पोलो आपका दूसरे नंबर पे है। या 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। अब आगे हम डिस्कस करेंगे कि अब वहाँ तक लेखक हमने कंप्लीट कर लिया। अब आगे का न्यू पॉइंट स्टार्ट होता है कि पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी, यानी पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से, यानी जो आपको पुराने से हैं उनके साक्ष्य प्रमाण से जो आपकी मिलने वाली जानकारी है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे पहला पॉइंट है भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह, यानी भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पिता, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, यानी जो पुरानी पुरानी चीज़ों का जो खोज करता है, सबसे पुरानी चीज़ें, तो भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह सर अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। तो यहाँ से पॉइंट, यहाँ से बस पॉइंट ही पॉइंट बनने वाले हैं, यानी जितना भी यहाँ पे मिलेगा वो सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स में किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो इसे एक बार गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद अगला पॉइंट है 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख बोगाज कोई, यानी एशिया माइनर से वैदिक देवता मित्र वरुण इंद्र, यानी बोगाज कोई आपका क्या था, अभिलेख था, और वैदिक देवता मित्र वरुण इंद्र और नासत्य अश्विनी कुमार के नाम मिलते हैं। नासत्य आपका कोई था आपका, यानी इसका नासत्य अश्विनी कुमार का नाम था, के नाम मिलते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत होलियोडोरस के, यानी मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत होलियोडोरस के वेसनगर गरुण स्तंभ से लेख से प्राप्त होता है। उसके अगला पॉइंट है सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुम्फा अभिलेख में हुआ है। तो हाथी गुम्फा अभिलेख ये आपका भी कुछ, जैसे यहाँ पे एक अभिलेख मिला बोगाज कोई, उसके बाद आपका गरुड़ स्तंभ अभिलेख मिला, हाथी गुम्फा अभिलेख मिला, तो ये राजा खारवेल के समय पे आपका ये हाथी गुम्फा अभिलेख यानी क्या गया था, उसका साक्ष्य प्राप्त हुआ था। आगे का कुछ पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं।
करेंगे। तो आपका अगला पॉइंट है सर्वप्रथम दुर्भिक्ष का जानकारी देने वाला अभिलेख। इन्हें भी जो अभिलेख हैं अभी एक पॉइंट आपको दे दूंगा मैं, वहाँ पे सारे अभिलेख एक तरीके से लिखे हैं और बगल बगल उनका राजा खारवेल जो राजा थे उस टाइम पे उन्होंने वो खोजा गया था उन्हें, तो अभी आगे दे दूंगा मैं। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख 100 गौरा अभिलेख है। इस अभिलेख में संकट काल में उपयोग हेतु खदान सुरक्षित रखने का भी उल्लेख है। आगे का पॉइंट है सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हूण आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। सतीप्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरण अभिलेख यानी एरण अभिलेख शासक भानुगुप्त के समय एरण अभिलेख आया था से प्राप्त होती है। तो ये जो अभिलेख हैं इम्पोर्टेंट है, मोस्ट के नहीं कह सकते, इम्पोर्टेंट हैं, पूछे जाते हैं ये। सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उनकी अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। अगला पॉइंट रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होता है। यानी यहाँ पर भी क्या, रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होता है। अगला पॉइंट है कश्मीरी नौपाषाणिक पुरास्थल बुर्ज होम से गर्तावास या गड्ढा घर का साक्ष्य मिला है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। यहाँ मनुष्य के साथ उसके पालतू कुत्ते को भी दफनाने की प्रथा प्रचलित थी। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। इन प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के के नाम से जाना जाता है। इसी को साहित्य में कासार्पण कहा गया है। अगला पॉइंट है सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया था। ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है कि सिक्कों पर लिखने की प्रक्रिया किन शासकों ने चालू की थी, तो वो थे आपके यवन शासकों ने चालू किए थे। अब आते हैं अगले पॉइंट पे। ये रहा आपका महत्वपूर्ण अभिलेख, यानी यहाँ पे महत्वपूर्ण अभिलेख हैं कुछ, ये आपका जितने लिखे हैं यहाँ पे सारे के सारे क्या हैं, एक तरीके से इम्पोर्टेंट है। अब आगे हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो पहला आपका महत्वपूर्ण अभिलेख हो गया, फिर इधर अभिलेख है, इधर शासक यानी किन शासक में यह अभिलेख फाइंड हुआ था या प्राप्त किया गया था। तो पहला आपका यहाँ पे पहला है हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख ये आपका कलिंग राजा खारवेल के शासनकाल में आया था। जूनागढ़ अभिलेख ये कब हो गया, ये यानी आपका जूनागढ़ अभिलेख ये रुद्रदामन शासक के समय पर हुआ था। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री। प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त। ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय या पुलकेशिन सेकंड। और मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन। और ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज। भितरी एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त। और देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजय सेन। और इसमें से आपका जो नोट पॉइंट बनता है, यानी अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है, एपिग्राफी कहलाता है अभिलेखों का अध्ययन। तो ये आपका जितना यहाँ पर है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अब ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। तो अब आज तक के इस एपिसोड में हमने कवर किया, ये अभिलेख हो गया, यहाँ पे पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारियाँ, यानी आज के कवर में हमने लेखक को कवर कर लिया, उसके बाद हमने एक अभिलेख पढ़ लिया। अब कल से या परसों की वीडियो से हम चालू कर देंगे प्रागैतिहासिक काल से, यानी जिसमें मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता का शुरुआत हो जाएगा। अभी तक तो था तो ये आपका प्राचीन इतिहास का सिर्फ परिचय था एक तरीके से कि कौन कौन कैसे आया और कितने कितने लेखक को साक्ष्य मिला, कैसे कैसे उनका योगदान रहा कि आपका प्राचीन इतिहास को हमें जानकारी देने में। तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो बताइएगा हमें कमेंट सेक्शन में, एंड वीडियो को कीजिएगा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।